तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सार्क क्या है, जिसे हिंदी में शॉर्ट में दक्षिस बोलते हैं और इंग्लिश में शॉर्ट में सार्क बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो आपको मैप दिख रहा है ये हमारा विश्व का मैप है। ठीक है, ये हमारा विश्व का मैप है। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये कौन सा एरिया है? हमारा एशिया। ठीक है, तो एशिया में ये जो हमारे दक्षिण में देश हैं, यानी नीचे की तरफ जो देश हैं, ये देश मिलकर ही सार्क का निर्माण करते हैं, यानी सार्क में ये देश शामिल हैं। तो देखो, सार्क का अगर हम मैप दिखाएं आपको, तो सार्क का मैप ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कुल 8 देश शामिल हैं इसमें। ठीक है, कुल 8 देश शामिल हैं और इन्हीं 8 देश को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? सार्क बोलते हैं। तो देखो, सार्क के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये सार्क का फुल फॉर्म होता है। और साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। दक्षिण मतलब जो नीचे में है, और एशियाई मतलब जो एशिया महाद्वीप के क्षेत्र हैं उनका संगठन। ठीक है, यानी एशिया महाद्वीप में दक्षिण की तरफ जो देश हैं क्षेत्र हैं उनका संगठन ही क्या कहलाता है? सार्क कहलाता है। और जिस तरह साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन को शॉर्ट में सार्क बोलते हैं, उसी तरह हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन को हिंदी में यानी शॉर्ट में क्या बोलते हैं? दक्षेस बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक है, सार्क के 8 सदस्य देश हैं, मतलब इसमें 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। ये 8 देश सार्क में शामिल हैं। देखो, ये मैप देख सकते हो आप। मैप में आपको ये यहाँ पे दिखेगा मालदीव, श्रीलंका 2, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, और यहाँ पे एक और देश है अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये नाम नहीं लिखा है पर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर 8 देश इसमें शामिल हैं सार्क में। ठीक है, जब सार्क बना था तब इसमें 7 देश थे, परंतु बाद में 8 हो गए। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और सार्क के पर्यवेक्षक देश हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, चीन, मॉरिशस, सोवियत संघ, म्यांमार, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। ये इसके पर्यवेक्षक देश हैं। पर्यवेक्षक मतलब होता है काम की देखभाल करने वाला। इनको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता है जो पर्यवेक्षक देश होते हैं। ठीक है, सिर्फ सुनने या देखने का अधिकार होता है। ठीक है, तो पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया, चीन, मॉरिशस, सोवियत संघ, म्यांमार, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। ये इसके पर्यवेक्षक देश हैं। आगे दिया है सार्क का इतिहास, तो इसको हम समझते हैं अच्छे से। तो देखो, 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों में एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव किया। देखो, जियाउर रहमान ने क्या किया? 1970 में दक्षिण एशियाई देशों में एक व्यापार गुट का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, यानी मिलकर व्यापार करने के लिए। और मई 1980 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग का विचार फिर आया। और अप्रैल 1981 में सातों देश के विदेश सचिव कोलंबो में पहली बार मिले थे। ठीक है, पहली बार कहाँ मिले थे? कोलंबो में मिले थे। और फिर इसकी स्थापना हुई सार्क की स्थापना 7 देशों ने 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ की थी। ठीक है, सार्क का जो घोषणा पत्र था उस पर सातों देश ने हस्ताक्षर किए थे। वो 7 देश कौन कौन से थे? पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। यहाँ पे आपको एक बात देखनी है कि अफ़गानिस्तान यहाँ पे शामिल नहीं था उस समय। ठीक है, उस समय सिर्फ 7 देश थे। फिर उसके बाद अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफ़गानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। ठीक है, 14वां शिखर सम्मेलन हुआ सार्क का और उसमें अफ़गानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया 2007 में। अप्रैल 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और यूरोप ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किए जाने का औपचारिक अनुरोध किया। इन्होंने अनुरोध किया पर्यवेक्षक दर्जा पाने का, और इनको 2 अगस्त 2006 को दक्षिण देशों के मंत्रियों द्वारा अमेरिका,
दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए सहमत हुए और उन्हें ये दर्जा मिल गया। अब हम देखते हैं कि सार्क के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, तो देखो सार्क दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ा देना और मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य थे। दक्षिण एशिया के जो भी देश थे उनमें आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और उन्हें मजबूत करना ही इसके उद्देश्य थे। दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य था। क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में वृद्धि तथा सभी व्यक्तियों को स्वाभिमान के साथ रहना, ये सब किसके उद्देश्य थे? सार्क के। आपसी सहयोग और विश्वास तथा एक दूसरे की समस्याओं को समझना और एक दूसरे की मदद करना क्या था? सार्क के उद्देश्य थे। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक दूसरे की मदद करना ही इसमें क्या था? उद्देश्य रखा गया था सार्क का दक्षिण एशियाई देशों में। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना। अब हम देखते हैं सार्क की उपलब्धियाँ क्या थीं। तो देखो सार्क में साफ्टा को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। साफ्टा का फुल फॉर्म साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है और हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। ठीक है, ये जो समझौता हुआ था ये 2004 में 12वें शिखर सम्मेलन में दक्षेस के सदस्यों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2004 में ये समझौता हुआ था 12वें शिखर सम्मेलन में। ठीक है, और जो दक्षेस थे यानी सार्क के जो सदस्य थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 1 जनवरी 2006 से ये प्रभावी हो गया था, यानी इसको लागू कर दिया गया था। इसके उद्देश्य क्या थे साफ्टा के? देखो, इससे क्षेत्र में व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना ही इसके उद्देश्य थे। व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम करना ताकि अधिक उदार व्यवस्था स्थापित की जाए और व्यापार अधिक से अधिक हो सके, ये उसके उद्देश्य थे साफ्टा के। तो ये साफ्टा को बनाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। और दूसरा, पर्यावरण, आर्थिक विकास और ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सहयोग की बात की गई। संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र की गरीबी को कम करने की कोशिश की गई। ठीक है, जो एशिया के क्षेत्र थे, देश थे। खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया गया, एक दूसरे की मदद करके शैक्षिक अवसर बढ़ाने के प्रयास किए गए। अब हम देखते हैं इसकी कमियां। तो देखो, सार्क में बहुत सी कमियां रही थी, जैसे सदस्य देशों में विभेदों की मौजूदगी के कारण इसे ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो आपको पता ही है कि चाइना, भारत पाकिस्तान कैसे संबंध हैं हमारे सबके, तो इसलिए इसको ज़्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि आपस में ये विभेद होता रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव और संघर्ष ने सार्क की संभावनाओं को गंभीर रूप से बाधित किया। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा की क्रियान्वयन को संतोषजनक नहीं माना गया। ये इसके कारण थे जिससे सार्क को कामयाबी नहीं मिली सही ढंग से। और इसकी जो बैठक है वो भी टाइम पे यानी प्रतिवर्ष नहीं होती है, जिससे इसमें खुलकर बात नहीं हो पाती है एक दूसरे की और इसको कामयाबी नहीं मिलती है। विभिन्न देशों के बीच वीज़ा से संबंधित मुद्दे मौजूद हैं। देखो, बहुत से देश वीज़ा बनवाना पड़ता है अगर आप एक देश से दूसरे देश में जाओ, तो ये सब समस्याएं हैं जिन कारण से सार्क कामयाब नहीं हो सका। दक्षिण के देशों का समझना था कि भारत इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबाव जमाना चाहता है और इसके अंदरूनी मामले में दखल देता है। इस सोच के कारण दक्षिण की एकता में कमी आती है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कमियां थी सार्क की। ठीक है, ये सार्क की कमियां हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।